हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 8। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है कि प्रोफेसर राकेल के नज़रों से बचकर स्क्रैप यार्ड से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राकेल की न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर जगह राकेल की बदनामी हो रही थी, जिसके कारण राकेल टेंशन में आ जाती है। इसी के साथ अब लोग और भी बातें बनाना शुरू कर देते हैं और साथ ही सभी लोग सोचते हैं कि राकेल इस मिशन को लीड करने के लायक है या नहीं। इन सभी मुसीबत को राकेल झेल रही थी, ऊपर से उसकी बेटी पॉला भी उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी, क्योंकि पॉला को उसके पापा और मौसी के साथ रहना चाहती थी। तो इस पर राकेल पॉला से बोलती है, तुम्हारी मौसी तुम्हारे लायक नहीं है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे जाने के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो पॉला कहती है, पर आप घर में अभी भी नहीं रहती हैं। और गाइस, पूरे हिस्ट टीम को 50 घंटे बीत चुके थे चोरी करते हुए। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस कार को जिसे फॉरेंसिक लैब में पहुंचाया गया था, जहां पर उस कार को पूरी तरह से चेक किया गया कि कोई सुराग है या नहीं, जिससे उन्हें किसी भी तरह की जानकारी मिले तो वे मिशन को आगे बढ़ा सके। और गाइस, जिस फॉरेंसिक लैब में उस कार को भेजा गया था, उस फॉरेंसिक लैब का इंचार्ज राफेल का एक्स हस्बैंड होता है। और उन सभी के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि कार को जस्ट उनके पहुंचने से पहले अमोनिया और अल्कोहल से साफ किया गया था और जो बटन मिला था उसमें एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मिला है और उस व्यक्ति का नाम एंड्रेस टिफोनोलोसा है, जो कि बर्लिन रहता है। और तभी एंजल राकेल को बताता है कि जो भिखारी वहां मौजूद था वो और कोई नहीं बल्कि हिस्ट टीम का एक मेंबर था, जो इस हाइस्ट के प्लान को अंजाम दे रहा था। फिर राकेल एंजल और कमांडो के अलावा सभी मेंबर्स को बाहर भेज देती है और कहती है, मुझे एंजल और कमांडो से बातें करनी है। तब वे तीनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर राकेल कहती है, हमारे बीच कोई ना कोई गद्दार है जो हमारी इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा रहा है, जिसके कारण हमारे हर एक स्टेप के बारे में उन्हें भी पता चल जाता है, मगर वो है कौन और उसके बारे में कैसे पता लगाएं। और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें अचानक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर ट्रेनिंग के दौरान सभी को बताते हैं कि कोई भी पुलिस जानबूझकर रॉयल मिंट के अंदर घुसकर मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक न्यूज़ है जो हम सबको बचा सकती है और वो है यूके एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर। जब तक वो हमारे पास में रहेगी तब तक वो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले सेम ऐसा ही हुआ था। उस समय कुछ बच्चों ने गन लेकर पिकनिक स्पॉट पर हमला कर दिया था और उन सभी को हॉस्टेज बनाकर पैसे की मांग की थी। उस समय पुलिस चाहकर भी वहां पर एंट्री नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां पर सिविलियंस थे, यानी लोगों को उनकी जान भी इम्पोर्टेंस थी। और यही बात स्पेन के सभी लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ चुकी थी, क्योंकि पुलिस 8 बच्चों के बजाय एक बच्चे की जान बचा रही थी। और इसी न्यूज के कारण स्पेन के लोग अनजाने में हिस्ट टीम की मदद कर रहे थे और साथ ही लोगों को विश्वास हो गई थी कि लुटेरे हॉस्टेजेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे सिर्फ पैसे चुराने आए हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और अर्थरो को दिखाया जाता है, जिसका देखभाल हेलसिंकी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मोनिका गस्तम्बी को जान से मार दिया गया है, क्योंकि उसके पास एक मोबाइल पाया गया था और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और इन बातों को जानकर सभी हॉस्टेजेस और भी डर जाते हैं। तभी हमें अचानक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि जब धीरे धीरे सभी लोगों का विश्वास टूटने लगेगा तब हमें उनका जोश जगाना पड़ेगा और उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। तब प्रोफेसर बोलते हैं, पैसा यही एक चीज है जो कि हम सभी का मनोबल बढ़ाता है, हम सभी को साथ लाता है, जिससे हम उनका हौसला बढ़ा सकेंगे। इसी के साथ प्रेजेंट में नायरोबी सभी को बताती है कि टॉरिस आज तक रॉयल मिंट में काफी सालों से नोट छाप रहे हैं और उन्होंने पहली बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टोटल 260 मिलियन यूरोस 40 घंटे में छापे हैं। तो टॉरिस के लिए सभी ताली बजाते हैं। तब सारा माहौल नॉर्मल होने लगता है और तभी अर्थरो भी आ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल राकेल को बर्लिन का रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि आज तक इसने 27 चोरी करी है और शायद यही पूरी हिस्ट को लीड कर रहा है। तो राकेल कहती है, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालो, ये पता करने की कोशिश करो कि इसने किस कारण इस हाइस्ट में शामिल हुआ है और क्या इस हाइस्ट में उसके साथी भी उसके साथ काम कर रहा है। तभी राकेल डिसाइड करती है कि इस न्यूज़ को पब्लिकली आउट करने वाली है, कि वो ये बताने वाली है न्यूज़ के अंदर कि एक साइकोटिक चोर
इस हाइस्ट को लीड कर रहा है और हमें उसके बारे में पता चल गया है। पर तभी राकेल को कमांडो कहते हैं। स्पेन के लोग साइको लोगों को पसंद करते हैं, तो हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तब राकेल अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है और झूठ बोल देती है कि बर्लिन नाबालिग लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था और लड़कियों का वो दलाल है। ऐसा करने से स्पेन के लोग हिस्ट टीम से नफरत करेंगे और पुलिस की सपोर्ट करेंगे। ये सभी बातें हो ही रहा था, तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले पहुँचते हैं और राकेल से कहते हैं, हमने स्क्रैप यार्ड के सिक्योरिटी गार्ड से बात करी है कि आने से पहले एक आदमी उस कार के लिए आया था और उसे खरीदने की बात कर रहा था, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, तो आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। तभी राकेल उस गार्ड से बात करती है और कहती है, हमें उस आदमी की स्केच बनाने में मदद करो, जिससे पुलिस को प्रोफेसर के फेस का पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखते हैं और क्या पता उनका फेस पुलिस को क्रिमिनल रिकॉर्ड में मिल जाए। और ये सभी बातें एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर से प्रोफेसर सुन लेते हैं। तब प्रोफेसर फाइंडर में जाकर स्क्रैप यार्ड के गार्ड का पर्सनल डिटेल को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें फेसबुक में उसकी आईडी मिल जाती है और उसमें उसके फैमिली के फोटो मिलती है। तभी उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक रशियन है। गाइस, प्रोफेसर का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने 19 साल के बाद कोई भी आईडी नहीं बनाई थी। और अगर स्केच के बाद उनका चेहरा सभी के सामने आ जाएगा तो उनकी आइडेंटिटी का खुलासा सभी के सामने खुल जाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की मदद से तस्वीर उनकी बन गई तो राकेल उसे देखते ही पहचान जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर अपनी इमेज राकेल के सामने पहले ही कॉफी शॉप में बना कर रखे थे। फिर पुलिस सोचते हैं, अगर बर्लिन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो हमें बर्लिन के साथ के कैदी से बातचीत करना होगा। तब वे एक कैदी को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब राकेल उससे कहती है, 7 साल तक तुमने जेल में बर्लिन के साथ बिताई है, तो तुम्हारी उससे कुछ बात जरूर हुई होगी। उसने अपने प्लान के बारे में तुम्हें जरूर बताया होगा कि वो जेल के बाहर निकलकर वो क्या करने वाला है। तब कैदी कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। तब राकेल कहती है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, हम सीधे जज से बात करेंगे और हो सके तो तुम्हें छुड़वा भी देंगे। तब कैदी बताने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, बर्लिन को एक बीमारी थी, जब भी वो कभी कंफ्यूज या स्ट्रेस में होता है तो वो अपने शरीर के ऊपर काबू नहीं रख पाता है। उसे हर वक्त एक मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी जिसका नाम रेट्रोसिल था। और इन्हीं बातों की मदद से पुलिस अपनी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तब राकेल को जब पता चल जाता है कि उन लुटेरों में से एक डिफेक्टिव है, यानी उसे बीमारी है, तो जरूर उसने हाइस्ट में जाने से पहले अपनी पूरी दवाई की स्टॉक खरीद ली होगी। तो वो कोशिश करती है कि फार्मेसी की लिस्ट बनाएगी जहां पर रेट्रोसिल नाम की दवाई मिलती है, ताकि बर्लिन के इंफॉर्मेशन उसे मिल सके कि ये दवाई कहाँ सप्लाई होती थी और इसका कंज्यूमर कौन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रियो को दिखाया जाता है कि वो कुछ हॉस्टेजेस को मेडिसिन किट देता है और वहीं रियो एलिसन पार्कर से बातें कर रहा था। तभी उन दोनों को बातें करते देखकर टोक्यो एलिसन के पास जाती है। तब रियो के जाने के बाद टोक्यो एलिसन से बातें करने लगती है, क्योंकि हमेशा टोक्यो को रियो के करीब देखकर उसे एलिसन से जलन होने लगती है। वहीं दूसरी ओर नायरोबी भागते हुए बर्लिन के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी न्यूज़ अब हर जगह टीवी में दिख रही है और तुम्हारी फेस हर जगह फैला दिया गया है। और इसी बात को सुनकर बर्लिन जाकर टीवी में न्यूज़ देखने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन पुलिस बेस में दिखाया जाता है कि स्क्रैप यार्ड का सिक्योरिटी गार्ड अब प्रोफेसर का तस्वीर बनवाना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपने अड्डे से निकलकर कहीं जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।